प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे, देखिएगा पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, ये हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले प्रिय विद्यार्थियों, और ये 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद जरूर करें, इनको याद करके जाइएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, ये मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये अपना एप्लीकेशन है, अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, महेंद्र ब्यवर कोचिंग। आपका पेपर है, तो मैंने यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के लिए एक सीरीज तैयार कर रखी है बीए फर्स्ट ईयर के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों वो सीरीज पढ़ के जानी है, और मैंने कुछ क्लासें भी दे रखी, उसके अंदर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, वो भी पढ़ के जानी है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये ऐप डाउनलोड कर लेना महेंद्र ब्यवर कोचिंग प्ले स्टोर से, और बिल्कुल नाम मात्र प्राइस के अंदर आपको एक सीरीज मिलने वाली है, वो सीरीज पढ़ के जाइएगा जरूर। बहुत से प्रश्न देख लेना, मिल जाएगा आपको उस सीरीज में से, ठीक है। तो ये अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और महेंद्र ब्यवर कोचिंग ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। सीरीज पढ़ के जरूर जाना। चलो स्टार्ट करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। जो भी नए हैं क्लास को लाइक कर देवे, और हम अगली क्लास भी एक जल्द आपके सामने आने वाली है, ये 2 क्लासें दूंगा मैं, और बाकी सीरीज पढ़ लेना आप सभी, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन आज का है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो क्या था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, भारत छोड़ो। देखो बीए फर्स्ट ईयर के अंदर हो, आप सभी के लिए ये क्लास काम की है। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन देखो, जिसे अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अगस्त में हुआ था, इसलिए इसे अगस्त आंदोलन कहा गया या अगस्त क्रांति कहा गया। कब हुआ था ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। अब 8 अगस्त को हुआ था, इसलिए इसे अगस्त आंदोलन, अगस्त क्रांति कहा, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया था। जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। ये एक ऐतिहासिक जन आंदोलन था। इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करना। भाई द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 में, 1939 1945 के बीच चला था द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश शासन चल रहा था हमारे भारत के अंदर, उसको समाप्त करना, ठीक है, और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था, वो इसी आंदोलन में दिया था। कई बार पूछ ले जाता है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था इसी आंदोलन के दौरान। तो ये आपको याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखें। अगला प्रश्न है 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषता ही लिखिएगा। 1935 का प्रिय विद्यार्थियों भारत शासन जो अधिनियम है, इसकी क्या प्रमुख विशेषता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप ये क्लासें तो देखनी है, 2 क्लासें दूंगा मैं, एक ये क्लास है, एक और आने वाली आपके 2 क्लासें पढ़नी है। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों सीरीज पढ़ के जाना सभी विद्यार्थी। महेंद्र ब्यवर कोचिंग अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सीरीज पढ़ के जाइएगा। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम की क्या प्रमुख विशेषता है, तो वो देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों भारत सरकार जो अधिनियम है वो 1935 का है, 1935 का ये अधिनियम है। इसमें जो है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। स्वायत्ता मतलब अलग अलग देश, ठीक है। तो प्रांतीय यानी राज्यों के में जो है वो यहाँ पर स्वायत्तता की शुरुआत की। एक संघीय सरकार का प्रस्ताव रखा, ठीक है, एक संघ यानी केंद्र सरकार का इसके अंदर एक प्रस्ताव रखा गया, और एक संघीय न्यायपालिका की भी स्थापना की गई, ठीक है। इसने मतदाताओं की संख्या बढ़ाई, और इस अधिनियम में जो है प्रिय विद्यार्थियों अखिल भारतीय संघ की स्थापना के महत्व पर जो है बल दिया गया, ठीक है। और इसमें जो है वो रियासतें और प्रांत इकाई के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। इस अधिनियम में जो है वो सभी शक्तियों को इकाइयों और केंद्र के बीच प्रांतीय सूची, जैसे कि प्रमुख संघ सूची, संघीय सूची, संवर्ती सूची में इसके अंदर विभाजित किया गया, अलग अलग बांटा गया, ठीक है। तो ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिल सकता है आपको पेपर में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। जैसे कि प्रिय विद्यार्थियों हमने मौलिक कर्तव्य पढ़े थे, मौलिक अधिकार हमने पढ़े थे। उपचारों का अधिकार क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो हमने मौलिक अधिकार देखे थे, 6 मौलिक अधिकार थे पहले, ठीक है, जिसमें एक 7वां मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार।
उसे हटा दिया गया, जिसमें ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है प्रिय विद्यार्थियों। तो प्रमुख जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर है 32, ठीक है। इसमें जो है यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार का इसके अंदर वर्णन है। इसमें नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, यानी किसी भी व्यक्ति का कोई हनन नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी शोषण नहीं कर सकता। हमें अनुच्छेद नंबर 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि हम अपनी बात जो है वो कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं, ठीक है। हमें न्यायालय जाने का पूर्ण अधिकार है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रिय विद्यार्थियों ये जो प्रमुख है, इसे जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने जो है वो संवैधानिक हृदय या संविधान की प्रमुख आत्मा कहा है, ठीक है। तो संविधान की आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये अधिकार जो है वो रीट के माध्यम से न्याय और मौलिक अधिकारों की प्रमुख सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अगला, मौलिक कर्तव्य पर टिप्पणी लिखो। मौलिक कर्तव्य जैसे प्रिय विद्यार्थियों हमारे संविधान के अंदर भाग 22 थे, जिसमें भाग 1 फर्स्ट भाग में जो है भारत राज्यों का संघ है, ऐसा इसमें बताया गया है। भाग नंबर 2 के अंदर नागरिकता का उल्लेख है। भाग नंबर 3 के अंदर मौलिक अधिकार का उल्लेख है, ठीक है। भाग नंबर 4 में जो है भाग 4 मौलिक, भाग 3 में नीति निर्देश, हाँ भाग इस केंद्र सरकार राज्य सरकार इस प्रकार से अलग अलग उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, भाग 4 में केंद्र नीति निर्देशक तत्व इनका उल्लेख है। तो मौलिक कर्तव्य ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग नंबर 4 में, भाग 4A। अनुच्छेद 51 के में जो है वो नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। तो नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार? 11 जो है मूल कर्तव्य निर्धारित हुए हैं। 1976 के अंदर एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 के अंदर। इसके तहत जो है वो 10 कर्तव्य जोड़े गए थे और 2002 में जो वो 86वें संविधान संशोधन होता है और 11वां कर्तव्य जो है वो शिक्षा का अवसर ये भी शामिल किया गया। यानी 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, उसके तहत जो है वो 10 कर्तव्य जोड़े गए। फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 के अंदर, उसमें एक कर्तव्य और जोड़ा गया था, शिक्षा का अवसर, इसे भी शामिल किया। अब कितने कर्तव्य? 11 कर्तव्य है, ठीक है। ये कर्तव्य राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करते हैं, राष्ट्र की अखंडता, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और राष्ट्रगान ध्वज के सम्मान को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य, इनके बारे में आप इस तरीके से लिख सकते हो। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फिर विद्यार्थी ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत लिखेगा। हमारे भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों भारतीय संविधान के स्रोतों की बात करें तो जैसे कि हमारे बहुत सारे, जैसे हमारे हम बात करें, आज हम देखते हैं भाई हमारे जो संघीय शासन प्रणाली है, हम जो देखते हैं लोकतंत्र हैं, हम देखते हैं मौलिक अधिकार हैं, हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, हम देखते हैं आपातकाल की प्रक्रिया है, हम देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो ये प्रमुख संविधान के स्रोत ही है। तो ये संविधान के स्रोत जो है विभिन्न देशों से लिए गए, जिनसे हमें अच्छी चीजें लगी वो हमने उठा के अपने संविधान में अपना लिया। तो यानी कि देखो प्रिय विद्यार्थियों, संविधान के ऐसे मुख्य कौन कौन से स्रोत हैं? तो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सबसे बड़ा स्रोत और विभिन्न देशों के संविधान है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि प्रमुख आपके सामने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, भाई संसदीय प्रणाली जो है वो हमें ब्रिटिश संविधान से ली गई है। संसदीय प्रणाली की जो है हमने संसदीय प्रणाली कहाँ से अपनाई? ब्रिटिश संविधान से। जैसे कि हमने मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए, ठीक है। और कनाडा की जो है वो संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से अपनाई। आयरलैंड की संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया, ठीक है। ये एक मिश्रित ढांचा है जिसे विश्व के बेहतर संवैधानिक प्रावधानों से जो है वो किया गया है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, वैसे ये ट्रिक भी याद कर सकते हो। निया आज सद को गफा करूं, निया आज सद को गफा करूं, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आपातकाल की प्रक्रिया जर्मनी के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यह देखो कर्तव्य रूस से लिए गए, कर्तव्य रूस से, ऐसे याद कर लेना। तो ये प्रमुख हमारे संविधान के स्रोत है जो अनेक जो हमें अच्छे लगे, हमने विभिन्न देशों के संविधान से अपनाए, ठीक है। फिर विद्यार्थियों आगे देखो अगला प्रश्न आपके सामने,
अगला प्रश्न देखो, नागरिकता के प्रकार लिखिएगा। नागरिकता के क्या कितने प्रकार है वो आपको बताने हैं। तो नागरिकता, भारत में जो है नागरिकता मुख्य रूप से एकल नागरिकता होती है। हमारी जो नागरिकता है वो कैसी है? एकल नागरिकता होती है। लेकिन नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रमुख तरीके हैं। हम जैसे मेरा जन्म भारत के अंदर हुआ है तो मैं एक भारतीय नागरिक हूं। तो नागरिकता हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रमुख तरीके हैं। नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार या तरीके नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो है यहां पर सबसे पहले जन्म से है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके, जिसमें पहला तरीका है जन्म से। अगर मेरा जन्म भारत के अंदर हुआ है तो इसे मुझे आराम से मेरे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, जन्म मेरा भारत के अंदर हुआ तो मैं नागरिकता मिल जाएगी, मैं भारत का हूं, मैं भारतीय नागरिक हूं। तो भारत में पैदा होने वाले व्यक्तियों को जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय है, भाई अपने माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो माता पिता के थ्रू जो है हमने वंशानुगत डायरेक्ट जो है हमें नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा तरीका है वंश से। वंश से, यदि व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है, व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ है लेकिन उसके माता पिता भारतीय हैं, भाई हमारा जन्म तो भारत से बाहर हुआ है लेकिन हमारे माता पिता भारतीय हैं, तो उनके थ्रू जो है हमें डायरेक्ट नागरिकता मिल जाएगी। तो पहला जन्म से हो जाएगा, दूसरा हमारे जो है वंश से मिल जाएगा, डायरेक्ट माता पिता से। तीसरा पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण करवाना पड़ता है। जैसे कि यहां पर भारतीय मूल के व्यक्तियों या भारतीय नागरिकों से विवाह करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए, भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय नागरिकों से विवाह करने वाले विदेशी नागरिक, तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, विदेशी कोई महिला उनके संबंध हमारे साथ हो जाए, विवाह हो जाए तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये भी है पंजीकरण के द्वारा। तीसरा है देशीकरण। यदि कोई विदेशी लंबे समय से भारत में रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है भारत में, यही काम धंधा कर रहा है और निर्धारित शर्तों को जो है वो पूरा करता है तो उसे भी भारतीय नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। तीसरा है क्षेत्र के विलय द्वारा। यदि कोई नया विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनना चाहता है कि हम भारत का हिस्सा बनेंगे, ठीक है, तो वहां के लोग स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाएंगे। तो ये हमारे नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख 5 तरीके हैं, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट आगे देखो, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्रता का अधिकार ये क्या है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में 6 मुख्य स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, जिसमें पहला है वाक या अभिव्यक्ति, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। हमें अपना बोलने का अधिकार है, हम अपने विचार रख सकते हैं, यह हमें पूर्ण अधिकार मिला हुआ है। ठीक है। दूसरा है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हम जो है वो सम्मेलन कर सकते हैं, ये भी हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है। तीसरा संघ, यूनियन या सहकारी समितियां बनाने की भी हमें स्वतंत्रता है। और भारत के पूरे क्षेत्र में जो है अबाध संचरण यानी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है कि हम भारत में कहीं भी आया जा सकते हैं, यह हमें पूर्ण स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता में स्वतंत्रता मिली हुई है। भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता। हम किसी भी राज्य में जा सकते हैं, वहां बस सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता मिली है। कोई भी पेशा, व्यवसाय या फिर व्यापार करने की स्वतंत्रता, हम कहीं भी भारत के अंदर कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, ये भी हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है। तो ये बता सकते हो आप सभी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति को पूरा अधिकार है, ठीक है, कि वो कहीं भी भारत के अंदर जो है वो काम धंधा कर सकता है, कहीं भी जो है वो व्यापार कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आगे देखो, विधि के समक्ष समानता क्या है? विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष क्या समानता है वो बतानी है। विधि के समक्ष समता या समानता भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 में निहित एक मौलिक अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में। इसका अर्थ है कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति बराबर हैं, मतलब किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। यदि सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है किसी भी धर्म हो, किसी भी मजहब हो, किसी भी जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
कानून का शासन सर्वोपरि होगा, ये एक ब्रिटिश अवधारणा है। ठीक है, तो ये है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के नजरिए में सब समान है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं फिर विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद लिखिएगा। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद, तो इसमें प्रिय विद्यार्थियों आप सभी जो है यहाँ पे बता सकते हैं, भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 में आपातकालीन प्रावधान है जो राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की शक्तियां देता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, मतलब राष्ट्रपति को 3 प्रमुख आपातकालीन शक्तियां दे रखी हैं। एक अनुच्छेद नंबर 52, एक अनुच्छेद नंबर 56, एक अनुच्छेद नंबर 360। अनुच्छेद 352, 356, 360, ये 3 अधिकार मिले हुए। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद नंबर 352 के तहत राष्ट्रपति को यह मिला हुआ है। मान लो कोई युद्ध हो जाता है, कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है, ठीक है, या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो इसके कारण जो है वो सुरक्षा खतरे में हो, तब राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है देश के अंदर। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, यानी अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में मान लो संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, ठीक है, संवैधानिक तंत्र असफल हो रहा है, तब राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल मतलब पैसों से संबंधित अनुच्छेद 360 के तहत देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो, तब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। तो ये 3 आपको राष्ट्रपति के संदर्भ में जो है वो यहाँ पर शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 352, 356, 360। 52 में जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में जो है वो राष्ट्रपति शासन, और तीसरे में अनुच्छेद 360 में जो है वो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। ये आपको नजर आ रहा होगा वित्तीय आपातकाल। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। बाकी मैं एक सेकंड पार्ट भी इसका जल्द लेके आऊंगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो है एक बार प्रथम सेमेस्टर आप पेपर देने वाले हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लेवे। और प्यारे विद्यार्थियों सीरीज जरूर पढ़ के जाना, आप सभी सीरीज। ठीक है, 100% प्रिय विद्यार्थियों मैंने सब कुछ वहां पर व्यवस्थित तरीके से जो है वो आपके क्वेश्चन अच्छे से समझा भी रखा है, क्लासें भी मिल जाएगी आपको मेरी, तो वो एक बार सीरीज पढ़ के जाना सभी विद्यार्थी। ये अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सभी विद्यार्थी एक बार सीरीज जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा एक बार अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो लाए जाए एक बार आप बताना कमेंट में। जय हिंद, जय भारत। ओके।